नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल नॉलेज या मोर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। सोनली बीपीएससी को लेकर ही हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं बीपीएससी के प्रोस्पेक्ट में करंट अफेयर्स जो 67th होने वाला है एग्ज़ाम प्रीलिम्स का। ठीक है, उसी के बेस्ड ये डिस्कशन होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला है हमारा कि ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 जो है वो आ गया है। और चर्चा में क्यों है? चर्चा में है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY एक संस्था है ने ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव जारी किया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं और इसका उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप में बदलना है। उसके अलावा क्या है? डेटा क्षेत्र ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के प्रस्ताव का कारण क्या है? कारण भी देख लेते हैं हम लोग। कारण है नागरिक डेटा उत्पादन अगले दशक में तेज़ी से बढ़ने की आशंका है। तो भारत जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनने की तरफ अग्रसर है। तो उसी की आधारशिला बनने की उम्मीद है ये डेटा जो एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है। ठीक है, ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के प्रमुख बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न, निर्मित, एकत्र, संग्रहित सभी डेटा और जानकारी पॉलिसी द्वारा कवर की जाएगी। यह राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों को अपनाने में अनुमति देगा। इसका संचालन समग्र प्रबंधन के लिए MEIT जो संस्था है उसके तहत भारत डेटा कार्यालय की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए सरकारी संस्था जो है एक मुख्य डेटा अधिकारी नामित करेगी। ठीक है, चलिए मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त होगा नहीं और क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मानकों को अंतिम रूप देने सहित कार्यों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में इंडिया डेटा काउंसिल का गठन किया जाएगा, सलाहकार के रूप में। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप जो है इस चीज़ को ज़रूर अंडरलाइन कर लें, अगर ना हो तो आप बार बार देखें। ठीक है, नोट में क्या है इम्पोर्टेंट? भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून अभी तक तो नहीं है जो गोपनीयता के उल्लंघन और अनुचित रूप से डेटा संग्रह के लिए जवाबदेही निर्धारित करता हो। ठीक है, इसी के संबंध में उपाय प्रदान करेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने संयुक्त रूप से बनाए गए सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP20 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक नेट जीरो टर्न यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है एकदम जीरो कर देना है कि भारत की प्रतिबद्धता के बाद आई है, इसलिए बहुत ही प्रमुख हो जाता है। तो ये ज़रा याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, ये खासकर ये नेट जीरो का ये जो ईयर है वो कौन सा निर्धारित किया गया है COP26 में। ठीक है, जलवायु शमन को लेकर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसको लेकर? सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? शहरों को एक व्यवस्थित, टिकाऊ तरीके से डीकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाना है। उत्सर्जन को कम करेगा, लचीला और न्याय संगत शहरी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम प्रदान करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, फोरम के सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और समाधान के टूल बॉक्स को 2 वर्षों में 5 से 7 भारतीय शहरों के संदर्भ में अनुकूल बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया बहुक्षेत्रीय बहुहितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जिसमें व्यापार, सरकार, नागरिक समाज के नेताओं को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से स्वच्छ विद्युतीकरण परिपत्र के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने और करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नोट में क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार घनी आबादी वाले देश जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कि भारत जैसे देश, ठीक है, इटली जैसे देश और ब्राज़ील जैसे देश विशेष रूप से जलवायु असुरक्षा की चपेट में हैं। शहरों में डिकार्बोनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का एक वास्तविक अवसर है और भारत के शहर इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप। और किसने किया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप उन्होंने लॉन्च किया है और इसमें प्रमुख क्या है बिंदु वो देख लेते हैं। ठीक है, लोकपाल ऐप ई गवर्नेंस की दिशा में, ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा। महात्मा गांधी नरेगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। यह नरेगा जिसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया, जिसे मनरेगा बाद में कहा गया। ठीक है, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार की गारंटी देना है। ठीक है, यह अधिनियम जो है वो 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष मतलब 2021 से 22, 2023 से 24 ऐसे कुछ करके, ठीक है, में कम से कम 100 दिनों तक आपको काम देना है, वेतन रोजगार प्रदान करने हैं। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आजीविका को सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में भैया? कि 24 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ का तीसरा चरण है, यानी तीसरा वर्षगांठ है। ठीक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? जो है पीएम किसान उसको कहते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ठीक है, योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेस आ गए। यह योजना शुरू में ऐसे छोटे सीमांत किसानों के लिए था, लेकिन बाद में जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इसको जो है जून 2019 में इस योजना का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया और जितने भी भूमि धारक किसान हैं उन सभी के लिए ये योजना लागू कर दी गई है। ठीक है, चलिए इसमें नोट है। नोट में क्या है हमारे लिए? देखिए, पीएम किसान निधि योजना जो है के अंतर्गत 22 फरवरी 2022 तक लगभग 78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, की राशि अभी तक जारी की जा चुकी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति। ठीक है, चर्चा में क्यों है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये सब याद रखिएगा कि कौन से मंत्री हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल संस्थान, कॉलेज और चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति शुभारंभ किया है। और इसके अंतर्गत क्या प्रमुख बिंदु है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यह नीति भारत सरकार के मेक इंडिया और स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर भारत के पहल को बढ़ावा देकर देश भर में चिकित्सा संस्थानों में बहुविषयक सहयोग सुनिश्चित करेगा, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगा, नवाचार आधारित इकोसिस्टम विकसित करेगा,
नीति के अनुसार चिकित्सा पेशेवरों डॉक्टरों को स्टार्टअप कंपनियां बनाकर कंपनी गैर कार्यकारी निदेशक या वैज्ञानिक सलाहकार के सहायक के तौर पर उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। DHRICMR स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों, संगठनों जैसे DPIIT, DST, BPO, DSIR, एम्स, IIT दिल्ली आदि के परामर्श से इस नीति को तैयार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा, भारत फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए रोड मैप हस्ताक्षर किए हैं। चर्चा में क्यों है? भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया। जो समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 20 फरवरी को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ शुरू हुई थी। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है वो भी देख लेते हैं कि रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, नौसेना उद्योग, मत्स्य पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागर अवलोकन, समुद्री जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम आधारित प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और एकीकृत तटीय मैनेजमेंट और समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अदृश्य जलमार्ग, नागरिक समुद्री मुद्दे पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग, समुद्री स्थानिक योजना के साथ साथ समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधित बहुपक्षीय वार्ता शामिल होंगे। यह साझेदारी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत फ्रांस सहयोग के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। वे 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें स्तर के मद्देनज़र अपने समन्वय को बढ़ाएंगे। समुद्री प्लास्टिक कचरे, माइक्रो प्लास्टिक और वैश्विक समझौते के लिए बातचीत शुरू करने में सहायता मिल सके, इन सब समझौतों पे जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी कहते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार इसका जो है डेफिनेशन दिया गया है कि नीली अर्थव्यवस्था वो है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हुए, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग होता है, मतलब कि बिना उसका शोधन किए हुए, बिना उसको डिस्ट्रॉय किए हुए आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप जो है उस स्रोत को छोड़ रहे हैं, इसी को कहते हैं सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो डिस्कशन है हमारा वो है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देख लीजिए ये याद रखिएगा, डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया भैया? कि आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, अर्बन नहीं। चर्चा में क्यों रहा है? केंद्रीय मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड का शुभारंभ किया उन्होंने। डैशबोर्ड पहली झलक में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए विश्लेषणात्मक तथा राजनीतिक आसूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्त प्रकार की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और इसमें पृष्ठभूमि क्या है इसकी, इसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है। वर्ष 2024 तक सभी के लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण आवास स्कीम, देखिए 2024 जो है इसका लक्ष्य है, ठीक ना, कि सभी के लिए घर। अभी सभी के लिए पानी चल रहा था, हर घर जल योजना ऐसा कुछ था, वो भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आरंभ की जा चुकी है। 1 अप्रैल 2016 को आरंभ किया गया था इसको, ठीक है, तब से प्रभावी हो गया था। इस कार्यक्रम में 2024 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घरों की पूर्णता की परिकल्पना की गई है। 21 फरवरी 2022 तक 2.62 इतना लक्ष्य है
ले इतना में से, ठीक है, करोड़ करोड़ घरों के आवंटन कुल लक्ष्य के मुकाबले अभी तक जो है 1.73 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुष स्टार्टअप चैलेंज, आयुष मंत्रालय आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आयुष स्टार्टअप चैलेंज चर्चा में क्यों है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है प्रमुख बिंदु। यह आयुर्वेद और वैकल्पिक उपचार के क्षेत्र में नवाचारों पर काम करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। आयुष स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को AIIA से नगद पुरस्कार इंक्यूबेशन सपोर्ट दोनों प्राप्त होंगे। भाग लेने वाले स्टार्टअप के लिए 3 प्रवेश श्रेणियां रहेंगी। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, एक तो आयुष खाद्य नवाचार, ठीक है, आयुष जैव उपकरण, हार्डवेयर समाधान और सॉफ्टवेयर समाधान रहेंगे। ठीक है, आयुष बाजार वर्तमान में $10 अरब का होने का अनुमान है और अगले 5 वर्षों के दौरान यह 50% तक की वृद्धि इसमें देखी जा सकती है। तो अच्छा मौका है, ठीक है, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं इस क्षेत्र में जा सकते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित अन्य योजनाएं और क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन चल रहा है एक तरफ योजना के रूप में। आयुष उद्यमिता कार्यक्रम ACCR पाटिल और आयुष संजीवनी ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आयुष वेलनेस सेंटर भी जो है चलाया जा रहा है देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तीसरी बार आ चुके हैं, ने सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया है। GIS डेटा जारी किया है किन्होंने? गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री हैं ये। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में योजना के लिए विकसित GIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 8 लाख से अधिक ग्रामीण सुविधाओं के लिए GIS डेटा, 1 मिलियन से अधिक आवास और 25 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की ग्रामीण सड़कों के लिए एकत्र और डिजिटल किया गया है इस डेटा को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी जो है, इसको भी याद रखिएगा, NRIDA। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे देगा 2-3, आपको बताना होगा। तो NRIDA है ने 3 प्रसिद्ध GIS फॉर्मों ASRI इंडिया, मैप माई इंडिया, डेटा मिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी करने के लिए गतिशक्ति साथ सहयोग किया गया है। गतिशक्ति क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था पूरे देश में योग्य असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उचित सड़क प्रदान करना। योजना के शुरू में होने के बाद से 7.83 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 6.90 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 2.69 लाख करोड़ रुपए जो है अब तक लग चुके हैं। गतिशक्ति क्या है? गतिशक्ति रसद लागत को कम करने और बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। समझ गए आप? ठीक से पढ़िएगा इसको। ठीक, चलिए पूछ सकता है कि गतिशक्ति क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है,
पीएम केयर फंड्स पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई। चर्चा में क्यों है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 22 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया। तो पहले कितना था? पहले ये 31 दिसंबर 2021 तक ही वैध थी। इसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया था जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित और चित्रित करने के तारीख यानी 11 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2022 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक अपने माता पिता दोनों को या माता पिता में से एक के जीवित रहने या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता एकल दत्तक माता पिता को खो दिया है तो उन लोगों के लिए है ये योजना। इस योजना के तहत लाभ का हकदार होने के लिए बच्चे की आयु माता पिता की मृत्यु के समय जो है 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ साथ इन बच्चों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अतर वित्त पोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफ़ा और 23 वर्ष के होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। किस छात्रवृत्ति को? राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को। क्यों चर्चा में है? सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति NMMSS को कुल 1827.00 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में 5 साल की अवधि यानी 21-22 से लेकर 25-26 के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलावों और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। पात्रता संबंधी मामूली बदलाव किए गए हैं जिसमें आयु सीमा को 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष करना शामिल है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु है योजना के बारे में कि इस योजना का उद्देश्य जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ने यानी ड्रॉप आउट से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 9वीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 1,000 रुपये प्रति माह की 1 लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है और राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त सभी तथा स्थानीय निकाय यानी राज्य सरकार की सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नामांकन जारी रखा नवीकरण किया जाता है। यह छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वितरण पर जो PFMS है उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। यह निरंतर जारी रहने वाली योजना है। वर्ष 2008-9 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो है वर्ष 2020-21 तक 1783.03 करोड़ रुपए जो है अब तक खर्च किए जा चुके हैं जिसमें 22.06 लाख छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जा चुकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन यानी BIM की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। चर्चा में क्यों रहा है? केंद्र ने 13,000
20 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान सीमा अवसंरचना और प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, BIM योजना से भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अवसंरचना जैसे सीमा बार, बॉर्डर फ्लड, फ्लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों की कंपनी संचालन केंद्रों, ऑपरेटिंग बेस, COB के निर्माण में काफ़ी मदद मिलेगी। नोट में क्या है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है भारत की वो 3,323 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट नहीं, इसको थर्ड हाईएस्ट कह सकते हैं। फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है तो वो बांग्लादेश है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चीन है जिसके साथ 3,448 किलोमीटर, और जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है उसमें 775 किलोमीटर शामिल है, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, चलिए उसके अलावा 1,751 किलोमीटर नेपाल के साथ और भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 चर्चा में क्यों है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध सूची संकलन हुरून रिपोर्ट ने हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना में 11% जो है वो बढ़ गया है, 4,58,000 हो गई है। इन परिवारों की कुल संपत्ति कम से कम 7 करोड़ रुपए है। ठीक है, भारतीय यानी कम से कम बता रहे भारतीय डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या में अगले 5 वर्षों में 2026 तक 6 लाख घरों तक पहुंचने के लिए 30% की वृद्धि का अनुमान जो है जताया गया है। 20,300 करोड़पति घरों के साथ मुंबई जो है वो सबसे शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे नंबर पर कोलकाता है। क्रमशः 17,400 और 10,500 करोड़पति परिवार इन शहरों से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरून रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि हुरून रिपोर्ट क्या है। हुरून रिपोर्ट भारत, चीन, फ्रांस, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, लग्जमबर्ग में उपस्थिति के साथ 1998 में लंदन में स्थापित एक प्रमुख शोध लग्जरी प्रकाशन और कार्यक्रम समूह है। हुरून रिपोर्ट विश्व स्तर पर अमीरों की सूची का सबसे बड़ा संकलन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन, किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे यहाँ शुरू किया गया है। चर्चा में क्यों है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे यहाँ शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सार्वजनिक जानकारी से अच्छी तरह अवगत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर, ये याद रखिएगा, कब स्टार्ट किया था ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जो फसल का नुकसान है, वो क्षति होती है किसानों को, उसमें वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है अभी तक 36 करोड़ से अधिक किसानों को बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों को भुगतान भी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला डिस्कशन है हमारा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 जो है पारित हो चुका है। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की अधिसूचना की घोषणा की है। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर पर दिशा निर्देशों के बारे में अधिसूचना जारी किया है। प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। तो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व संबंधी दिशा निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीज़ों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जो होता है उसका कचरा बहुत जमा होता है। यह कदम 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएगा। देश में प्लास्टिक कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। दिशा निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रस्ताव से चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने के लिए की गई पहल क्या क्या है इंडिया के अंदर वो देख लेते हैं। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, प्रोजेक्ट रिप्लान, गोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, अन प्लास्टिक कलेक्टिव। नोट में हमारे लिए क्या खास है वो भी देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। भारत में सालाना जो है लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में उनके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग तिगुना करना है, लगभग तिगुना कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन यानी बायो सीएनजी संयंत्र लगाया गया है। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े ठीक है, कहाँ है? एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले 2 वर्षों में 75 बड़े नगर निकायों को गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह अभियान भारतीय शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में लंबा सफर तय करेगा। देखिए अभी जो है प्रदूषण जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, चाहे यूपीएससी चाहे बीपीएससी। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं या कोई टॉपिक ऐसा देखें तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी। नगर निगम ठोस कचरा आधारित गोवर्धन संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है स्टार्ट हो गया। उसके तहत कचरा मुक्त शहर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मिशन को अपशिष्ट से धन और वित्तीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत संसाधन वसूली को अधिकतम करने के लिए लागू किया जा रहा है। दोनों उदाहरण इंदौर बायो सीएनजी संयंत्र में हैं। तो गोवर्धन योजना के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2018 को गोवर्धन यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड, इसका पूरा फुल फॉर्म है कि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस कचरे को खाद ईंधन जैसे बायोगैस बायो सीएनजी में बदला जाएगा। नोट में हमारे लिए क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन है हमारा जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिले हर घर जल से जुड़े। चर्चा में क्यों रहा है कि 16 जनवरी 2022 को 9 करोड़ से अधिक घरों, कब? 2022 16 जनवरी 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का साफ पानी पहुंचाने की ऐतिहासिक उपलब्धि जो है हासिल कर ली है। उसके बाद जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों में हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर जो है हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां जिला हर घर जल जिला बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, ठीक है, वो 100वां हर घर जल जिला है। चंबा हर घर जल बनाने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन के बारे में क्या है।
उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, जिसका उद्देश्य जो है 2024 तक हर घर यानी ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की सुनिश्चित करना है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की योजना के समय 19.27 करोड़ घरों में केवल 3.23 करोड़ यानी 17% घरों में नल के पानी का कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद जो है इसको पूरा कर लिया गया है। संबंधित भारत सरकार की पहल और क्या क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण जल कार्यक्रम, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी सरकार की पहल है। ठीक है, जल को लेकर, तो ये भी हॉट टॉपिक हो जाता है। अंतर संचालन नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली ICGS चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने 2023 से 24 में इससे 2025 से 26 तक की अवधि के दौरान कुल 3,375 करोड़ रुपए के लागत से अंतर संचालन योग्य इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली ICGS परियोजना को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित करने जाने की मंजूरी दे दी है। प्रमुख बिंदु क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के सहयोग से ICGS परियोजना के कार्यान्वयन को जिम्मेदारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर होगी। ये जो है वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है? ICGS के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग देश में आपराधिक न्याय को लागू करने के लिए किया जाता है। ICGS परियोजना के पहले चरण में अलग अलग IT प्रणालियों को लागू और व्यवस्थित किया गया है तथा इन प्रणालियों पर रिकॉर्ड की खोज करने को भी सक्षम किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NCBRB के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। NCRB के बारे में, ठीक। चरण दूसरा है ये, इसके तहत जो है प्रणाली को एक डेटा एक विशिष्ट प्रविष्टि के सिद्धांत पर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत डेटा केवल एक स्तंभ में केवल एक बार दर्ज किया जाता है और फिर वही डेटा अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है। इसके लिए यानी एक सिस्टम में एक डेटा दर्ज किया जाएगा और जितने भी सिस्टम हो गए उसमें ये डेटा खुद ब खुद चला जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्तंभ में डेटा को फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, NCRB के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार इसको ठहराया जाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है, उसके अंतर्गत आता है, उसका हिस्सा है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। नोट, NCRB देश में अपराध के वार्षिक व्यापक आंकड़े जो है रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना के बारे में ये चर्चा में क्यों है? सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 12,929.16 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा जो है 4,808.19 करोड़ रुपए रहेगा। प्रमुख बिंदु क्या है रूसा को लेकर वो भी देख लेते हैं। ठीक है, रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। लॉन्च वर्ष जो है 2016 में लॉन्च हुआ था। रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद
यानी लेफ्ट विंग जो है उन वैसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से प्रभावित क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आकांक्षी जिलों द्वितीय श्रेणी टियर 2 के शहरों, कम GER वाले क्षेत्रों आदि तक पहुंचना और सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों SEDG को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प यानी रिवार्ड परियोजना चर्चा में क्यों है? भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने $115 मिलियन नवोन्मेषी यानी इनोवेशन विकास के डेवलपमेंट के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प यानी रिवार्ड परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राष्ट्रीय एवं राज्य संस्थानों को जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के तहत तौर तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा अधिक उत्पादन व बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को, अनुपजाऊ मतलब जो उपजाऊ नहीं है, भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक भारत में लागू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अध्यक्षता के लिए G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल G20 के एक सचिवालय, इसकी रिपोर्टिंग संबंधी सूचनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के आगामी G20 अध्यक्षता के लिए सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवसायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। प्रमुख बिंदु क्या है? भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साथ हो जाएगा। तो G20 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसी संस्था है, कब स्थापित हुई। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो हैं 20 वो इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्रह की आबादी जो है यानी हमारे पृथ्वी ग्रह की 60% हिस्सा जो है इस 20 देश में रहते हैं। 20 देश मतलब उसमें जो है 19 देश है और एक यूरोपियन संघ है। ठीक है, तो G20 जो है वो 19 देशों यानी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और US और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसमें शामिल हैं। चलिए, तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग यही डिस्कशन जारी रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं ये डिस्कशन यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद फिर हम लोग अगले तुरंत ही मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर यही डिस्कशन जारी रखूँगा। ठीक है, इंडिया के बारे में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है करंट अफेयर्स में। चलिए, तो आप लोग फिर से रिवीजन इसको करते रहिए जब तक मैं अगला वीडियो ना डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है डिस्कशन, आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू।